and welcome to all. મારો વોઇસ બરાબર આવે છે? ખાલી મને ચેટ બોક્સમાં કન્ફર્મ કરજો. વોઇસ ક્લિયર છે? યસ. ઓકે. તો લાસ્ટ ટાઈમ જે આપણે जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो सेक्शन थी उसके बारे में हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम. उसका थोड़ा पहले ब्रीफ ले लेते हैं और आज जो हम लाइव रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो देखते हैं. ठीक है. जैसे हमने देखा था यहाँ पे सेक्शन 22 से लेके 27 तक. सेक्शन 22 में हमने देखा कौन कौन से पर्सन लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए. 23 में देखा कौन से पर्सन जो है वो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कौन है और प्रोसीजर क्या है. डिम्ड रजिस्ट्रेशन किससे बोलते हैं और स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. ठीक है. तो ये सब हमने लास्ट सेशन में देखा था. थोड़ा ब्रीफ यहाँ पे हम देख लेते हैं उसको. जैसे देखो सेक्शन 22 में हमने देखा था कि जिस भी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर जो है, जो भी पर्सन का उसका 20 लाख से ज्यादा है, वही पर्सन लायबल होता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी. फिर इसमें देखा था यूनियन टेरिटरी में क्या क्या आता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या आता है. बराबर. नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे 40 लाख की जो लिमिट है वो किसे अप्लाई होती है. वैसे तो 22 सेक्शन में 20 लाख ही बताया गया है, बट 40 लाख की जो लिमिट है वो कुछ टैक्स पेयर के लिए यहाँ पे हमें दी गई है, जिसके हमने डिस्कस की थी. पर यहाँ पे 3 जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. फिर समरी एक देखते हैं हम, स्टेट वाइज एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट. जैसे 10 लाख की लिमिट है वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए, जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है. नेक्स्ट 20 लाख की लिमिट जो है वो इस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना. बाकी के जो है स्टेट वहां पे 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है. उसमें आता है जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल और अदर स्टेट. मतलब अदर स्टेट यहाँ पे हमारा गुजरात जो है अदर स्टेट में आ जाता है. तो ये हमारे लिए भी 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है. बट 20 लाख जो है वो किसके लिए है? ओनली फॉर सर्विस सप्लाई जो करता है उसके लिए. ओनली सर्विसेज के लिए जो है वो 20 लाख ही है. और जो गुड्स करता है ओनली फॉर गुड्स, उसके लिए 40 लाख है. इसका मतलब यह हुआ कि गुड्स और सर्विस दोनों आप अगर सेल करते हो तो आपके लिए 20 लाख की लिमिट है, 40 लाख की नहीं है. 40 लाख ओनली फॉर गुड्स जो सप्लाई करता है उसी के लिए है. ठीक है. ये बात की थी लिमिट की. उसके बाद हमने देखा था एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है. बराबर. एग्रीगेट टर्नओवर जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये 3 लिमिट जो हमने देखी अलग अलग स्टेट वाइज. तो ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो कैसे होता है, मतलब कौन कौन सी सप्लाई होती है वो एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में हमें इंक्लूड करना है. तो यहाँ पे आता है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कॉम्प्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस. मीन्स टैक्सेबल सप्लाई जो भी सर्विस आप देते हो या जो भी गुड्स आप सेल करते हो वो टैक्सेबल है, वो आएगा. यहाँ पे एग्जेम्प्ट है मतलब कि इसका टैक्सेबल नहीं है, वो भी इसमें कवर होगा. एक्सपोर्ट करते हो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा. और इंटरस्टेट सप्लाई हैविंग सेम पेन का मतलब ये होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है और हर एक स्टेट का हमें अलग अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. चाहे बिजनेस हमारा एक ही है बट अलग अलग स्टेट से हम बिजनेस करते हैं तो हर एक स्टेट का हमें रजिस्ट्रेशन लेना होगा. तो ये जो रजिस्ट्रेशन है हर एक स्टेट का, यानी कि सेम पेन बेस पे हमने मान लो कि गुजरात से महाराष्ट्र में मेरी ही ब्रांच में मैंने ट्रांसफर किया सेल, तो भी वो सेल ही माना जाएगा और आउटपुट सप्लाई होगा वो एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट होगा. कौन सी चीजें नहीं लेनी है हमें, कौन सी, तो ये आउटवर्ड सप्लाई के अंदर जो टैक्स का पोर्शन है, जो टैक्स की अमाउंट है वो हमें एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेटिंग के टाइम पे नहीं लेना है. और एनी इनवर्ड सप्लाई जो हम रिवर्स चार्ज पे करते हैं उस पर, वो भी यहाँ पे हमें नहीं लेना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. तो इस हिसाब से हमें देखना है 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख. ठीक है. ये पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने देखा था. फिर आता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको करना है. तो ये हमने देखा यहाँ पे कुछ पर्सन है, जैसे कि पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई. कोई भी पर्सन अगर इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे उसका
जो लिमिट है 10 लाख 20 लाख 40 लाख वो नहीं देखना है, उसके ट्रांजेक्शन के बेस पे या उसके नेचर के बेस पे उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी करना है। मतलब कि कोई भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि गुजरात से महाराष्ट्र या कोई भी अलग स्टेट से वो बिजनेस करता है, बिजनेस के साथ वो ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। मतलब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आउटवर्ड सप्लाई की, परचेस की नहीं। ऐसा नहीं कि आप गुजरात से बिजनेस करते हो, आपने कुछ महाराष्ट्र की कोई कंपनी से कुछ परचेस किया, इनवर्ड लिया, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट आप गुजरात से बिजनेस करते हो और अपनी सर्विसेज या अपना गुड जो है वो आउट स्टेट में सेल करना चाहते हो, बराबर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है। सेकंड था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसके बारे में डिटेल में हमने देखा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है वो। उसके बाद आता है पर्सन जो अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर जो फॉल होता है, मतलब जो ऐसी कोई सर्विस वो लेता है जो जिसपे उसको रिवर्स चार्ज बेसिस टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर देखा था ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उनको सबको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। जो भी पर्सन ई कॉमर्स थ्रू बिजनेस करता है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, बराबर। बट यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट था ए एंड बी, वहां पे था 10 लाख और 20 लाख की लिमिट, बट उसको किसके लिए, ओनली फॉर सर्विस के लिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल करते हो बाय ई कॉमर्स का मतलब होता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जो गुड्स है उसको सेल करना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। बट ऐसे कोई सर्विस वाला जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आपको लिमिट देखना है 10 लाख और 20 लाख जो भी स्टेट है उस हिसाब से, ठीक है। फिर देखा था सेक्शन 55 के अंडर जिसको टीडीएस में कवर होता है, जैसे मैंने देखा था उसमें गवर्नमेंट एंटिटी जो आती है वो सब, बराबर। नेक्स्ट था हमारा एजेंट वाला, एजेंसी वाला, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका भी कंसेप्ट हमने लास्ट सेशन में देखा था और ये भी उसको भी कंपलसरी है। फिर देखा था OIDAR मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल, ये भी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। चलिए, फिर आउटसाइड पर्सन जो इंडिया का होता है वो इंडिया के पर्सन को कोई सर्विस देता है तो उसके लिए हमने देखा था। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए ये सारी डिटेल हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, ठीक है। चलिए, नॉट लायबल का भी हमने देखा था वहां पे कि कौन से पर्सन को है वो लायबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, बराबर। पर्सन नॉट लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हमने दो खास देखा था। सबसे पहला तो ये कि जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है या ऐसा गुड्स का सेल करता है या बिजनेस करता है जो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है भाई प्रोडक्ट, उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो जीएसटी के एक्ट में कहीं है ही नहीं, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा था एग्रीकल्चरिस्ट, बट उसमें ध्यान रखना था इंडिविजुअल और HUF ही आएगा, बराबर। कोई कंपनी है वो नहीं आएगी, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ये हमने कुछ देखा था प्रोसीजर के लिए। तो अब प्रोसीजर की बात करते हैं तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसीजर कौन से सेक्शन में मेंशन किया हुआ है, 25, 26, 27। सबसे पहला आता है एक कैटेगरी कि जो सेक्शन 22 और 24 के अंदर लायबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। 22 एंड 24 कौन से सेक्शन है, 22 है पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन और 24 जो है वो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर इस तरीके से जो आता है तो उसको हर एक स्टेट में यानी कि एवरी सच स्टेट इन विच इज ऑल्सो सो लाइबल, जहां से वो बिजनेस अपना करता है वहां उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, बराबर, विद इन 30 डेज। जब उसको उसका टर्नओवर जो है वो 10, 20, 40 जो भी कैटेगरी में जो भी स्टेट में आता है उसके ऊपर जाता है तो वो लाइबल हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जिस स्टेट से वो अपनी सर्विस या गुड्स का सेल करता है, बट उसको क्या है 5 डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन लेना है, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर। जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सब 5 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन ले लेना है, ओके। नेक्स्ट था टेरिटोरियल होटल वाला, उसको भी 30 दिन के अंदर लेना है, बराबर। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है वो देखा था हमने। फिर देखा था वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सब चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है वो ना तो 22 में आता है और ना 24 में आता है, बट खुद से अपनी मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं,
वो खुद से अपने मन से मतलब कि मुझे जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन लेके ही बिजनेस करना है, भले ही मेरा टर्नओवर नहीं है फिर भी। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। बट उसमें ध्यान रखना था, अगर आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको जो भी जीएसटी एक्ट की प्रोविजन है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो आपको सारे फॉलो करने हैं। भले ही आपका टर्नओवर 10 लाख से कम है या 20 लाख से कम है या फिर 40 लाख से कम है, जो भी आपका स्टेट है उस हिसाब से आपका टर्नओवर अगर कम है फिर भी आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। रूल्स मतलब बेसिक रूल्स में बता दूं तो आपको जीएसटी इनवॉइस बनाना है, आपको जीएसटी जो भी परसेंटेज लगता है वो जीएसटी आपको लगाना है उसके अंदर, एचएसएन कोड जो भी है प्रोडक्ट का आपको लिखना है वहां पे। आप कहीं से भी इनवर्ड परचेस करते हो तो परचेस के वहां पे भी आपको अगर क्रेडिट लेनी है तो आपको वहां पे आपका जीएसटी नंबर देना है। और जो भी रूल है मतलब कि 180 डेज के अंदर आपको सप्लायर का पेमेंट कर देना है, वो भी करना है। रिटर्न्स जितने भी जीएसटी के हैं वो सब भी फाइल करने हैं। अगर आपका कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है तो नील में भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया वॉलेंटरी वाला। फिर डिस्टिंक्ट पर्सन का हमने देखा था कि भाई एक ही पैन नंबर पे हमने अलग अलग स्टेट पे अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो दोनों बिजनेस जीएसटी एक्ट के लिए अलग अलग पर्सन ही है। मतलब हम हमारी ही ब्रांच में किसी को सेल करते हैं, मतलब कोई ट्रांसफर करते हैं तो वो भी हमारे लिए सेल ही हो जाएगा और वो स्टेट के लिए हो जाएगा वो परचेस। ठीक है, तो ये सारे रूल्स जो है ना वो बहुत जरूरी है। देखो प्रोसेस तो आज मैं आपको लाइव कराने वाला हूँ यहाँ पे, बट ये जो रूल्स जो है आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर सके। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का रजिस्ट्रेशन का पॉइंट। हमारा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 25 के अंदर दिए गए हैं, पर उसके साथ में हमें रूल जो है 8, 9, 10। अब रूल जो यहाँ पे आया तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी एक्ट बनता है तो वो सेक्शन वाइज बनता है। तो यहाँ पे एक सेक्शन था 25, उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया था। बट वो प्रोसीजर के जो है वो प्रोसीजर तो सेम रहेगी, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते कुछ टाइमिंग के अंदर जो चेंजेस होते जाते, कुछ अपडेशन होते जाते हैं, तो वहां पे कुछ प्रोसीजर के प्रोविजन जो है वो सेक्शन के अंदर कुछ चेंज होते हैं। तो सेक्शन को कुछ चेंज नहीं करते, इसके लिए रूल अलग से फ्रेम करते हैं, रूल्स बना देते हैं। जैसे कि आधार कार्ड का पहले जो था वेरिफिकेशन कंपलसरी नहीं था, अभी आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जो है वो करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए वो पूरा जो एक्ट है उसकी सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट नहीं करेंगे, बट उसके लिए नया कुछ रूल बना देंगे, कुछ नोटिफिकेशन दे के भाई अभी हमको जो है वो पैन नंबर कंपलसरी हो गया है, मोबाइल नंबर कंपलसरी हो गया, ये सब जो भी है वो सब रूल बना देते हैं। तो ये 8, 9 और 10 ये 3 रूल के साथ हमें सेक्शन 25 के अंदर जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर पहले समझनी है, फिर उसको प्रैक्टिकल देखना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो जीएसटी पोर्टल पे हम फॉर्म फाइल करते हैं वो फॉर्म होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 नंबर का फॉर्म आता है। और ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ वो किसके लिए है? नॉर्मल टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन लेवी और कैजुएबल टैक्सेबल पर्सन के लिए। अब ये क्या है? तो देखो आपने पहले रूल देखे तो आपको पता है अभी नॉर्मल टैक्स पेयर कौन है, कॉम्पोजिशन कौन है और कैजुअल। कॉम्पोजिशन के बारे में अलग से हम सेशन लेंगे उसका पूरे कॉम्प्लायंस के साथ। और कैजुएबल टैक्सेबल पर्सन मतलब यहाँ पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जो सेक्शन 51 वाले गवर्नमेंट वाले वो भी नहीं है, बराबर। फिर ओआईडीआर वाला था वो भी यहाँ पे नहीं है, उसकी प्रोसेस अलग से होती है। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर वो भी नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस बताई गई है रूल 8, 9, 10 सेक्शन 25 के साथ, वो ये 3 पर्सन के लिए है, नॉर्मल टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन और कैजुएबल टैक्सेबल। फॉर्म जो है वो 2 पार्ट में है, एक है पार्ट ए। अब पार्ट ए में आपको क्या बताना है? तो पार्ट ए के अंदर आपको डिक्लेयर करना है पैन नंबर, स्टेट कौन सा है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये कंपलसरी है, इसके बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका चालू ही नहीं होगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए पैन नंबर जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि वो पैन बेस ही नंबर है, बराबर। तो पैन नंबर किसी का भी होना कंपलसरी है जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। और स्टेट वो भी कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज मैं मेरे बिजनेस का गुजरात से रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो गुजरात का रजिस्ट्रेशन होगा, उसी के बेस पे पता चलेगा कि मैं इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन किया या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन किया। फिर आता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, वो पहले वेरिफिकेशन होता है, फिर आगे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट ए मतलब इतना जब आप फिलअप करोगे तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको एक नंबर मिलता है, उसको बोलते हैं हम टीआरएन नंबर, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ये नंबर क्या होता है? तो इसी नंबर से आप आगे की प्रोसेस कर पाओगे।
जो होता है पार्ट बी। मतलब ये 4 चीजें आपने डिक्लेयर किया पार्ट ए के अंदर। पैन नंबर लिखा, पैन नंबर के अंदर जो भी आपका नाम है वो, फिर स्टेट, ईमेल और मोबाइल। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप जब डालोगे तो वेरीफाई होगा। उसके बाद टेम्पररी रेफरेंस नंबर आएगा, और टेम्पररी रेफरेंस अब आपका एक नंबर ये हो गया जो आप पोर्टल पे सीधा लॉगिन कर सकोगे। तो बार बार आपको पैन नंबर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, एक बार दे दिया, टीआरएन नंबर मिल गया। वो टीआरएन नंबर जो होता है वो 10-12 दिन के लिए वैलिड रहता है, उसके अंदर आपको सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर देनी है। तो ये हो गया टीआरएन नंबर तक की प्रोसेस। अब टीआरएन नंबर मिल गया, उसके बाद पार्ट बी के अंदर हमें ये सब चीजें जो है वो दिखानी है, बराबर। सबमिट एप्लीकेशन अलोंग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। पार्ट बी जो है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन है आपकी। पार्ट ए ये तो खाली आपने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की जिससे आपको एक नंबर मिला जो होता है टीआरएन। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको दिखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, तो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई क्या है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे देना है, बराबर। नेक्स्ट ज्यूरिडिक्शन, मतलब गुजरात से आपका आपका स्टेट गुजरात है, तो गुजरात में कौन से सिटी में वो है और कौन से सिटी के कौन से एरिया में है, उस हिसाब से जीएसटी के डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये ज्यूरिडिक्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आता है ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, मतलब आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना है या कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन लेना है, ये आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर डेट डालना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कौन सी डेट से बिजनेस स्टार्ट किया, और रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, रीजन देना है यहाँ पे आपको। रीजन में क्या आता है, रीजन में आते हैं 3 रीजन। पहला रीजन आता है कि आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब आपने जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी आपकी स्टेट वाइज बताए 10, 20 और 40 वो क्रॉस कर दी है, या फिर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉल होते हो, वो यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना है। फिर आता है एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये होता है पीपीओबी का फुल फॉर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपका जो हेड ऑफिस है जहां से आप बिजनेस करने वाले हो वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, बराबर। फिर नेचर देना है, नेचर ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट, बिजनेस के अंदर आप ये जो एड्रेस दिया है वहां पे आप कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, मतलब वो ऑफिस है, गोडाउन है, या फिर शोरूम है, या फैक्ट्री है, क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आता है डिटेल्स ऑफ एपीओबी, मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे होता है ना कि भाई कंपनी होती है, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और होती है, उसके फैक्ट्री कहीं और जगह पे होती है, उसके शोरूम कहीं और जगह पे होते हैं। तो एक ही स्टेट के अंदर आपके अलग अलग बिजनेस प्लेस है, तो आपको सारे यहाँ पे मेंशन करने हैं, वो होता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, बराबर। प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस दोनों अलग है। प्रिंसिपल प्लेस होता है कि जहां से आप पूरा बिजनेस जो है मैनेज करते हो, और एडिशनल प्लेस वो है कि जहां से आप अलग अलग टाइप से, मतलब शोरूम है या अलग अलग आपके ब्रांच है वगैरह। बट ये क्या होता है, एक ही स्टेट में होता है, तो अलग स्टेट में आप चले गए तो अलग स्टेट के लिए तो अलग रजिस्ट्रेशन ही लेना है। फिर बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। फिर अथॉरिटी सिग्नेटरी, अथॉरिटी सिग्नेटरी मतलब यहाँ पे कौन पर्सन है जो जीएसटी के हिसाब से, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ सिग्नेटरी, मतलब कि वो काम करेगा, मतलब डिपार्टमेंट को कुछ भी डिटेल चाहिए तो वो पर्सन को कांटेक्ट करेगी का रजिस्ट्रेशन बिजनेस का जो भी है वो। तो अथॉरिटी सिग्नेटरी कौन होता है वो हम प्रोसेस में आगे देखते हैं, बराबर। फिर आता है आधार ऑथेंटिफिकेशन, आधार का ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पे वैलिड ऑथेंटिकेशन करना है वो। तो इतना सारी चीजें जो है वो सब पार्ट बी में हमें करनी है। ये हो गया एप्लीकेशन हमने सबमिट की, पार्ट ए के अंदर ये डिटेल दिया, पार्ट बी के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट के साथ हमने डिटेल दी। ये एप्लीकेशन जब हमने प्रॉपर फाइल्ड कर दी, फिर उसका ओटीपी आया, ओटीपी से वेरीफाई कर दी, तो हमारी ये एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर को ये फॉरवर्ड होती है। प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है, तो जीएसटी का हमारा जो है वो 2 डिपार्टमेंट है, एक होता है स्टेट डिपार्टमेंट और एक होता है सेंट्रल डिपार्टमेंट। अब हालांकि ये प्रोसेस जो है वो पूरी ऑनलाइन है, तो कोई भी ऑफिसर को फॉरवर्ड होती है, वो स्टेट का ऑफिसर भी हो सकता है या फिर सेंट्रल का ऑफिसर भी हो सकता है। जैसे आपने ज्यूरिडिक्शन सिलेक्ट किया है उस हिसाब से ज्यूरिडिक्शन भी हमें 2 टाइप का सिलेक्ट करना है, स्टेट का और सेंटर का। तो प्रॉपर ऑफिसर के पास हमारी वो एप्लीकेशन जाती है। अब एप्लीकेशन जाने के बाद आगे क्या होता है, तो जो प्रॉपर ऑफिसर के पास जो हमारी एप्लीकेशन जाती है, फिर आगे वो प्रोसेस करता है।
प्रोसीजर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमने जब एप्लीकेशन फाइल कर दी, फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या प्रोसेस होती है। प्रॉपर ऑफिसर के पास जब जाता है तो वो क्या चेक करता है, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है उसका काम क्या है, एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट। वो एप्लीकेशन को चेक करता है और डॉक्यूमेंट को चेक करता है, बराबर। इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, मतलब जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड किए, जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, वो सारा सही है, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है, अगर वो सब सही है तो यस, अगर सही है तो फिर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये रहता है कि रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट साइट वेरिफिकेशन। 7 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर विदाउट साइट वेरिफिकेशन, वो हमारे बिजनेस की विजिट किए बिना। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इफ एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेट हिज आधार ऑथेंटिकेशन, अगर हमने यानी कि एप्लीकेशन जिसने की है वो एप्लीकेंट ने अपना आधार ऑथेंटिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली डन किया है, तो ही ये 7 दिन के अंदर और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने प्रॉपर दिए है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट होती है 30 डेज में, बराबर, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। मतलब सही प्रोसेस की है, सही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए है, तो 7 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है। बट कुछ प्रॉब्लम है तो वो 30 दिन के दायरे में चला जाता है। और प्रॉब्लम क्या है, उसके क्या रीजन है वो देखते हैं। सबसे पहला ये कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, मतलब आधार वेरीफाई नहीं किया, बराबर, तो वो 7 दिन के अंदर नहीं आएगा, वो चला जाएगा 30 दिन के अंदर। सेकंड जो है वो है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को जो है वैसा लगता है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट फाइल किए, सब कुछ दिया, पर उसको ऐसा लगता है कि मुझे साइट वेरिफिकेशन करने के बाद ही नंबर रजिस्टर्ड करना है, तो आपको 7 दिन में नहीं देंगे, 30 दिन का टाइम ले लेंगे। तीसरा जो है वो है वेर अ पर्सन, मतलब जिसने भी हम एप्लीकेशन की है वो पर्सन आधार ऑथेंटिफिकेशन कर देता है, फिर भी उसने जितनी भी डिटेल प्रोवाइड की है अपनी, उस डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करके ऑफिसर को ऐसा लगता है कि मुझे ये पर्सन का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो आपका 7 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो 30 दिन के अंदर के दायरे में चला जाएगा। ये 3 ऑप्शन जो है वो ऑफिसर के बिहेव पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपने अगर आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं किया तो वो जाने वाला है 30 दिन के अंदर। दूसरा, ऑफिसर को ऐसा लगता है आपने पुराने रिकॉर्ड्स, मतलब आपके इनकम टैक्स स्टेटस भी वो चेक कर सकता है, क्योंकि आपने पान नंबर दिया है, पहले कोई रजिस्ट्रेशन लिया था उसका कुछ पेंडिंग बाकी है, या जीएसटी नंबर लिया था बट बिजनेस नहीं किया, रिटर्न्स नहीं फाइल किए और आपने वैसे ही बंद कर दिया, या डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ कुछ नोटिस वगैरह कुछ जारी किया, उसका पेमेंट वगैरह कुछ बाकी, ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है नेगेटिव, वो सब रीजन होते हैं, तब उसको लगता है कि इसको रजिस्ट्रेशन देना है बट मुझे साइट वेरिफिकेशन करना है उसके बाद, तो वो 30 दिन के दायरे में चला जाएगा। अब ये जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रॉपर ऑफिसर ने एग्जामिन किया एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट चेक किया, उसको सही लगा डॉक्यूमेंट, फिर 7 दिन या 30 दिन के अंदर चला जाता है। बट अगर उसको ये जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ प्रॉब्लम लगता है उसके अंदर, यानी कि यस की जगह यहाँ पे नो आंसर आता है, तो फिर वो क्या करता है, तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यू नोटिस thereby seeking clarification, information or document from the applicant electronically। अब उसको कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है, या फिर डॉक्यूमेंट हमने जो सबमिट किए हैं, पूरा जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिकल है, मतलब ऑनलाइन है, हमें कहीं पे भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा कराने नहीं जाना, कोई डिपार्टमेंट की विजिट भी नहीं करनी, पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है। तो हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट की है, पीडीएफ फाइल सबमिट की या जेपीजी फुल फाइल सबमिट की, उसको विजिबल नहीं है, प्रॉपर दिखता नहीं है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई इसने तो कुछ गड़बड़ करके जो गलत डॉक्यूमेंट दे दिया है, ऐसा कुछ लगता है उसको, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको कोई डाउट ऐसा कुछ लगता है, तो फिर वो क्या करते हैं, नोटिस इश्यू करते हैं। और नोटिस इश्यू करते हैं, उसके अंदर क्या डिमांड करते हैं, उसके अंदर वो डिमांड करते हैं क्लैरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट। वो क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि भाई आपने ये रेंट एग्रीमेंट दिया है, तो रेंट एग्रीमेंट करने वाला मतलब जो ओनर है उसकी कुछ मुझे डिटेल दो,
उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करो। जो प्रॉपर्टी मतलब जो प्लेस आपने प्रिंसिपल प्लेस दिखाया है तो उसका कुछ अलग से और डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। मतलब लाइट बिल हमने दिया है बट वो मांग सकते हैं टैक्स बिल भी मुझे दो, लेटेस्ट लाइट बिल दो। उनको कुछ भी डाउट लगता है तो इसके हिसाब से वो क्लैरिफिकेशन के लिए वो SCN मतलब कि सो कॉज नोटिस बोलते हैं उसको, नोटिस इश्यू करते हैं। बराबर। अब ये नोटिस इश्यू करने के बाद क्या होता है, नोटिस आ गई तो नोटिस के बाद B, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विदाउट साइड वेरिफिकेशन। 7 दिन के बाद B हमें रजिस्ट्रेशन मिल सकता है आफ्टर नोटिस इश्यू। बराबर। अदर केस के अंदर इसके अलावा कौन कौन से केस है उसके अंदर 30 दिन में चला जाएगा। तो सेम जब हमने पहले बताया वही कि अगर आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं किया, पीओ को लगता है कि भाई मुझे साइड वेरिफिकेशन करना है या फिर कुछ पास्ट का कोई हमारा रिकॉर्ड उसके सामने आता है तो 30 दिन के अंदर चला जाता है। अब ये 7 दिन और 30 दिन कौन सा हो गया, आफ्टर इश्यूइंग नोटिस। मतलब समझ लो कि मैं आपको डिटेल में थोड़ा ब्रीफ में ऐसा बता दूं कि हमने एप्लीकेशन की, उसके अंदर 7 दिन के अंदर जो है वो प्रॉपर ऑफिसर को कुछ भी एक्शन लेना है। बराबर। अगर वो एक्शन क्या ले सकता है, तो अगर उसको सही लगा सब डॉक्यूमेंट तो 7 दिन में नंबर दे देगा, अप्रूव कर देगा विदाउट साइड वेरिफिकेशन। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम लगा तो वो 7 दिन में पहले क्या करेगा, नोटिस इश्यू करेगा, मतलब क्लैरिफिकेशन मांगेगा। हमने जब क्लैरिफिकेशन कर दिया फाइल, तो क्लैरिफिकेशन जब से फाइल किया उसके 7 दिन के बाद वो रजिस्ट्रेशन हमें अप्रूव करेगा ऑन डिटेल ऑफ क्लैरिफिकेशन। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको एक बार माइंड में क्लियर कर दिया कि ये सारी प्रोसेस इस तरीके से होती है। ठीक है। अब जब हम क्लैरिफिकेशन फाइल करते हैं, मतलब सो कॉज नोटिस आया, उसके बाद हमने क्लैरिफिकेशन फाइल कर दिया विद इन 7 वर्किंग डेज, उसका भी टाइम 7 वर्किंग डेज का होता है। अब ये क्लैरिफिकेशन से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है तो ये हमें रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देता है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देता है, एप्लीकेशन रिजेक्शन हो जाती है। बट जब रिजेक्ट करता है तो उसको रीजन देना पड़ता है कि कौन से रीजन पे बिहाफ पे उसने जो रजिस्ट्रेशन जो हमारा था वो रिजेक्ट कर दिया, उसको रीजन देना पड़ेगा। कौन से रीजन से, मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ उसको डाउट लगा, या फिर साइड वेरिफिकेशन की तो उसको कुछ लगा, या फिर क्लैरिफिकेशन जो हमने फाइल किया उसमें कुछ प्रॉब्लम था। जो भी रीजन है वो रीजन मेंशन करके उनको रिजेक्शन करना है। आफ्टर रिजेक्शन क्या होगा, रिजेक्शन हो गया तो वापस हम एप्लीकेशन कर सकते हैं सेकंड टाइम। आप सेकंड टाइम जब करोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी ऑफिसर के पास जाएगी, किसी के भी पास जाएगी, फिर वापस यही प्रोसेस सेम करनी है। बट ऐसा नहीं करना है तो हमें क्या करना है, हमें पहले से ही जो पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो सही तरीके से लेने हैं और सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और सही प्रोसेस करनी है, वही बराबर आज हमें समझना है। तो हम देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा उस हिसाब से देखे तो प्रोप्राइटरशिप में देखे तो प्रोप्राइटरशिप में हमें डॉक्यूमेंट चाहिए पैन नंबर, आधार, प्रोप्राइटर का फोटो, बिजनेस का नाम, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट, बिजनेस की एक्टिविटी क्या प्रोडक्ट है वगैरह, बैंक डिटेल चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेन डॉक्यूमेंट है। पैन, आधार, फोटो, बिजनेस नेम वो सब नॉर्मल है, वो सबके पास होता ही है। बट जो प्रॉब्लम है ना रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का, रिजेक्ट होने का या अप्रूव होने का, वो बेस है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, खुद का बिजनेस होता है, मतलब खुद का प्लेस होता है, खुद की ऑफिस है या खुद की शॉप है, वहां से बिजनेस करते हैं तो ऑन होता है। ऑन होता है तो वो आपको लेटेस्ट लाइट बिल देना है या टैक्स बिल देना है। रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी है, और कंसेंटेड है, कंसेंटेड का मतलब क्या होता है ये बराबर समझना। कंसेंटेड होता है तो वहां पे आपको नोटराइज कंसेंट लेटर देना है। कंसेंटेड का मतलब ये होता है कि ब्लड रिलेशन में हमारे कोई भी रिलेटिव है उसकी जगह है और हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो आपको उनसे कंसेंट लेटर बना के देना होता है। बराबर। तो ये कंसेंट लेटर होता है, पर वो ब्लड रिलेशन में होता है उसी के लिए है। कोई भी और पर्सन होता है तो उसका कंसेंट लेटर नहीं चलता, वहां पे आपको कंपलसरी रेंट एग्रीमेंट ही लेना पड़ता है। HUF के लिए सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं, बट एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बढ़ जाता है, पैन नंबर वो चढ़ जाता है HUF का, HUF डीड चाहिए। और यहाँ पे HUF का जो मेन पर्सन होता है वो होता है कर्ता, तो कर्ता का पैन नंबर और उसका फोटो, बिजनेस नेम, बाकी सब वही है। और इसमें एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाता है, वो है अथॉरिटी सिग्नेटरी लेटर। अथॉरिटी सिग्नेटरी लेटर क्या होता है,
देखो एचयूएफ के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स में से कौन पर्सन जो है वो एचयूएफ के बिहाफ पे जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा, वो ऑथोराइट होता है। मतलब बाकी के जो मेंबर है उसको ऑथोरिटी देते हैं कि हाँ हमारे बिहाफ पे ये पर्सन जो है वो जीएसटी के डिपार्टमेंट के साथ कोई भी कम्युनिकेट करेगा। अब आते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के अंदर हमें पैन नंबर चाहिए फर्म का, जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसका पैन नंबर चाहिए, ऑल पार्टनर्स के आधार, ऑल पार्टनर्स के पैन, ऑल पार्टनर्स के फोटो, पार्टनरशिप डीड, बैंक डिटेल, और यहाँ पे भी लगेगा ऑथोरिटी सिग्नेटरी लेटर, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर है तो कौन सा पार्टनर जो है वो डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा। एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इसमें भी फर्म का पैन नंबर चाहिए, ऑल पार्टनर्स के पैन नंबर, आधार नंबर, फोटोज, एलएलपी का डीड होता है यहाँ पे, और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। पार्टनरशिप से दो चीजें ये, एक चीज ये सर्टिफिकेट अलग से आता है, बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो पार्टनरशिप के हिसाब से ही होते हैं। कंपनीज की बात करें तो कंपनी के अंदर कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं CIN, MOA मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों चाहिए। जितने भी डायरेक्टर्स है उन सबके आधार कार्ड, सबके पैन नंबर, सबके फोटो, बाकी सारे डिटेल सेम है। बैंक, ऑथोरिटी सिग्नेटरी, यहाँ पे भी ऑथोरिटी सिग्नेटरी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो कौन सा डायरेक्टर जो है वो डिपार्टमेंट के साथ काम करेगा ये चाहिए। ठीक है, तो ये सारी हमने डिटेल्स अभी देखी। अब हम देखते हैं ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस मतलब कि हम यहाँ पे करते हैं जीएसटी की साइट पे रजिस्ट्रेशन करके किस तरीके से हमें करना है। तो देखो यहाँ पे मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है जीएसटी की साइट पे, मुझे खाली चैट बॉक्स में कोई बता दे। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? यस, ओके, चलिए। तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन का बटन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ऐसा, जीएसटी की साइट का तो सबको मालूम है, जीएसटी पोर्टल का। ओके, तो रजिस्ट्रेशन पे देखो ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा, बराबर। अब देखो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो हमने आपको अभी टैक्स पेयर के बारे में बताया, तो टैक्स पेयर आपको सिलेक्ट करना है। फिर अलग अलग से ऑप्शन है, देखो नॉन रेजिडेंट पर्सन, बराबर, अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉन रेसिडेंशियल पर्सन, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, जो गेमिंग वाला एक नया एक आया था वो सब यहाँ पे, वो सारे हमने थियरी में कवर किए, बराबर। हमें क्या लेना है यहाँ पे, टैक्स पेयर। फिर हमें डिक्लेयर करना है स्टेट, तो मैं गुजरात के लिए करता हूँ तो यहाँ से मैं गुजरात सिलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट जो है मेरा अहमदाबाद है तो यहाँ पे मैं अहमदाबाद लूंगा। अब यहाँ पे मुझे देना है नेम, बराबर। अब नेम क्या देना है, तो ये यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एज मेंशन इन पैन नंबर। अब पैन नंबर का क्या होता है, तो पैन नंबर में ये होता है कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे आपको फर्म का नाम लिखना है, और अब अगर आप प्रोपराइटर है तो आपको खुद का नाम लिखना है, क्योंकि प्रोपराइटर में जो पर्सन होता है, जो ऑनर होता है, वही यहाँ पे लीगल नेम उसका जो है वो आपको पैन नंबर के हिसाब से डालना है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे मेरा पैन नंबर डाल के अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने पैन नंबर डाल दिया, और जो मेरा नाम है पैन कार्ड के हिसाब से वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। क्योंकि मैं प्रोपराइटर के लिए कर रहा हूँ, तो अगर पार्टनरशिप में करता है तो आप पार्टनरशिप का फर्म का जो पैन नंबर वो डालना है, और यहाँ पे फर्म का नाम लिखना है, बराबर। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, और मोबाइल नंबर डालना है, और फिर ये कैप्चा डाल देना है, प्रोसीड करना है। तो देखो ऑलरेडी मेरा एक रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर के हिसाब से, तो वो आपको दिखा देगा। तो जो भी पैन नंबर पे आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन जितने भी स्टेट के लिए लिए हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं है तो ये एक स्क्रीन आपको नहीं आएगी, तो डायरेक्ट आपका प्रोसेस ही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस करना है यहाँ पे।
तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में एक ओटीपी आता है जो मुझे यहाँ पे देना है। तो मेरा मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है वो है 751152 और ईमेल का मैं देख लेता हूँ ईमेल का क्या है। ईमेल का मेरा ये ओटीपी आया है 013480। फिर प्रोसेस करना है। देखो अब जैसे ही यहाँ पे हमने प्रोसेस की तो ये टीआरएन नंबर आ गया। ये टीआरएन नंबर आपको लिख लेना या फिर आपको सीधा व्हाट्सएप पे सॉरी टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पे आ जाता है। ये हमारा पार्ट ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से प्रोसीड करना है। फिर देखो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आता था, अभी क्या आ गया टीआरएन। तो अभी मुझे टीआरएन से ही लॉगिन करना है। तो मेरा ईमेल में टीआरएन नंबर आ गया होगा, यहाँ से हम कॉपी करके ये टीआरएन नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया। प्रोसेस फिर वापस आता है। देखो मोबाइल और ईमेल दोनों में सेम ओटीपी आता है। तो अब आपको जब भी प्रोसेस करनी है आगे तो आपको बार बार पैन नंबर वगैरह नहीं देना है, ये टीआरएन नंबर से ही आप प्रोसेस कर सको। अभी हो गया प्रोसेस। देखो ये क्या आ गया, एक्सपायरी डेट कौन सी आ गई 30/12। तो ये 15 तारीख आज हुई है तो 15 दिन तक आपको ये टीआरएन नंबर वैलिड रहेगा। आपको एप्लीकेशन यहाँ से करनी है। ये पार्ट बी हो गया, जैसे मैंने समझाया था वो पार्ट ए खत्म हुआ, ये भी आ गया पार्ट बी। अब यहाँ से हम एक्शन पे जो है वहां पे करके पूरा जो फॉर्म है भर सकेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको पूरे टैब दिखेंगे, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर और पार्टनर की डिटेल, ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल, रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विस, फिर स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और आधार ऑथेंटिफिकेशन, और लास्ट में आता है वेरिफिकेशन। अभी देखो यहाँ पे 0% है। जैसे जैसे हम यहाँ पे डिटेल देते जाएंगे वैसे ये परसेंटेज कंप्लीट होते जाएंगे। 100% जब हो जाएगा फिर वेरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से। अब देखो पैन नंबर के हिसाब से मेरा नाम इधर आ गया ऑलरेडी, उसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ बराबर। और पैन नंबर कौन सी डेट को बना वो भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ट्रेड नेम, जब प्रोपराइटर होता है तो उसका बिजनेस का नेम होता है कुछ। जैसे हमारी कंपनी का नाम है मंत्रा एंड कंपनी, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कंपनी का नाम, ट्रेड नेम मेरा हो गया मंत्रा एंड कंपनी। अब कॉन्स्टिट्यूशन देना है यहाँ पे, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन क्या देना है। तो देखो ये सब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फॉरेन कंपनी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हिंदू अनडिवाइडेड है, एचयूएफ है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, अदर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोपराइटरशिप है, सोसाइटी है, क्या क्या है वो सब इतने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन हमें लेना होता है। तो हमारा क्या इधर होता है प्रोपराइटरशिप, तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा प्रोपराइटरशिप। और भी कुछ नाम है तो यहाँ पे लिखना है, जैसे हमारे फर्म का दूसरा नाम ये भी है तो ये भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब कोई प्रोपराइटर या कोई पार्टनरशिप है, दो नाम से बिजनेस करती है, दो अलग अलग नाम से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मंत्रा एंड कंपनी हो गया, मंत्रा ई लर्निंग, मंत्रा एसोसिएट, ऐसे भी हो सकता है बराबर। अब यहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे अहमदाबाद। फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको यस करना है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन में है तो यहाँ पे यस करना है। बट हमारा नॉर्मल है तो हम इसमें यस नहीं करेंगे बराबर। फिर आता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो ये सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन कौन सा था, देखो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, मतलब आपका टर्नओवर जो है वो जिसमें यहाँ पे 10 20 40 बताया था उससे ज्यादा है तो आपको ये लेना है। अगर वॉलेंटरी लेना है तो ये लेना है। ई कॉमर्स थ्रू है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है बराबर। चेंज ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मतलब कोई प्रोपराइटर है उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया तो उसको चेंज बोलते हैं। डेथ ऑफ प्रोपराइटर, ये सब रीजन है बराबर। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वॉलेंटरी बेसिस तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस जो है वो आपको खास ध्यान रख के डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे 1 मंथ पहले की डेट डाल देता हूँ। ठीक है, अब इंडिकेटिंग एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, जीएसटी के अलावा मेरा कोई रजिस्ट्रेशन है और तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी के पहले के टैक्स थे, वेट, सीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, तो अगर ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन मैंने पहले लिया हुआ है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है, अगर नहीं है तो इसमें कुछ नहीं देना है, बराबर। फिर यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड नेम जो दिया ये और ये, अगर इसको मैंने ट्रेडमार्क वगैरह कुछ किया हुआ है तो उसका मुझे यहाँ पे अपलोड करना है, अगर नहीं है तो कुछ जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं पे रेड डॉट नहीं है, जहां जहां पे रेड डॉट आते हैं वो आपको कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं है। तो हम यहाँ पे सेव करके आगे बढ़ेंगे हम। देखो ये कंप्लीट हो गया, टिक मार्क हो गया, यहाँ पे 11% कंप्लीट हो गया। अब प्रमोटर और पार्टनर जितने भी है, मतलब प्रोप्राइटरशिप है तो एक ही चीज यहाँ पे आएगा, बराबर। नीचे देखो ऐड न्यू का बटन बंद हो जाएगा, पर अगर आप पार्टनरशिप के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड न्यू बटन आएगा, क्योंकि जितने पार्टनर है वो सबकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, पर प्रोप्राइटर है तो एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फादर नेम डाल देना है, जो भी पैन कार्ड हिसाब से वो बराबर। डेट ऑफ बर्थ डालना है पैन कार्ड में जो भी है उस हिसाब से, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी आप जो डालोगे यहाँ पे उसी पे आपको डिपार्टमेंट के थ्रू मेल वगैरह आएंगे, जब रिटर्न फाइल करोगे तब भी ये। बाकी जेंडर सिलेक्ट करना है, और डेजिग्नेशन यहाँ पे पार्टनर है तो पार्टनर लेना है, या प्रोप्राइटर है तो आपको प्रोप्राइटर लेना है। पैन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डालना है एड्रेस, बट ये बिजनेस का एड्रेस नहीं है, ये डिटेल में किसकी भर रहा हूँ, प्रोप्राइटर की, तो प्रोप्राइटर का यहाँ पे एड्रेस डालना है, बराबर। सबसे पहले लेना है यहाँ पे पिन कोड नंबर, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है उसी हिसाब से। देखो यहाँ पे वो मैप में सिलेक्ट करता जाएगा, बराबर। ये जैसे लिया तो ये सब आ गया ऑटोमेटिक। लोकेलिटी आता है निकोल, तो यहाँ से मैं निकोल सिलेक्ट कर लेता हूँ। रोड है निकोल रोड, तो निकोल गाम रोड ये सिलेक्ट कर दिया। फिर नेम ऑफ बिल्डिंग क्रिस रेसिडेंसी 2 यहाँ पे आ गया। प्लेट नंबर जो भी वो डालना है, बराबर। और यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बराबर। फोटो ये कंपलसरी है, देखो रेड डॉट आ गया, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का पासपोर्ट साइज फोटो आपको डालना है। ये फोटो अपलोड हो गया, बराबर। अब प्रोप्राइटर के केस में ऑथोरिटी सिग्नेटरी कौन होता है, वो खुद होता है, तो यहाँ पे आपको उसको यस कर देना है। पार्टनर के अंदर आपको जो भी डालो तो सब पार्टनर के अंदर नहीं करना यस, कोई एक पार्टनर जो ऑथोराइज पर्सन होता है वही होता है। कंपनी के केस में जो डायरेक्टर होता है उसमें आपको यस करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर करना है सेव। फिर ये देखो दूसरा पेज खुला, कौन सा, ऑथोराइज सिग्नेटरी का। अब सेम है प्रोप्राइटर के केस में, तो उसको खाली मुझे यहाँ पे टिक कर देना है और कुछ नहीं, बाकी सारी डिटेल जो है वो आगे के पेज से इधर आ गई, कंप्लीट। और देखो नीचे क्या लिखा गया है, प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के केस में जरूरत नहीं है, बट पार्टनरशिप, एचयूएफ और कंपनी उसमें जरूरत है। यहाँ पे आपको ऑथोरिटी सिग्नेटरी का लेटर बना के यहाँ पे फाइल करना है, मतलब अपलोड करना है, ठीक है। तो इसको सीधे हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा हो गया कंप्लीट। देखो 79% ये कंप्लीट हो गया। अब आता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। कई लोग, कई बिजनेस में ऐसा होता है, वो खुद जो है वो डिपार्टमेंट के जाके कुछ काम नहीं करते, डिपार्टमेंट से कुछ कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो कोई पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जैसे कि उनका सीए हो गया, उसका टैक्स कंसल्टेंट हो गया, उसका अकाउंटेंट हो गया, उसका कोई मैनेजर है वो हो गया। तो अगर आपको ऐसे कोई पर्सन को अथॉरिटी देनी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें यस करोगे तो पूरा आ जाएगा। वो जीएसटी प्रैक्टिशनर है या फिर कोई अदर है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देके सबमिट करना है, बराबर। अगर कोई नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। अब मुझे देना है यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस का डिटेल अभी मुझे यहाँ पे देना है, एड्रेस, बराबर। तो सेम पिन नंबर पहले लेंगे तो ऑटोमेटिक और स्टेट वगैरह आ जाएगा सब कुछ। फिर लोकेलिटी यहाँ पे देख लेते हैं निकोल, तो ये आ गया, सेम है निकोल गाम रोड। बिजनेस सॉरी नेम ऑफ प्रीमाइजेस, तो प्रीमाइजेस का नाम जो है मेरा वो है सुहास काला। बिल्डिंग का नाम जो है वो, ऑफिस नंबर है 603, तो 603 सिलेक्ट कर दिया, मैं लिख लिए यहाँ से। अब देखो जुरिडिक्शन यहाँ पे आया, स्टेट और कमिश्नरेट। तो यहाँ से मुझे
स्टेट का जो है वो सर्कल बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको गूगल पे जाके खाली ये सर्च करना है वेट घटक लिस्ट, क्योंकि पहले वेट था तो यहाँ पे उसका जुरिडिक्शन दिया गया है। तो सबसे पहली फाइल ये आ जाएगी, पीडीएफ फाइल आपको ओपन कर लेनी है और उसमें से सिलेक्ट कर देना है यहाँ से जो भी आपका घटक है वो। जैसे निकोल का मुझे पता है 20 आ रहा है, तो यहाँ से मैं 20 ले रहा हूँ। ये फाइल ओपन हो जाए तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टेट का जुरिडिक्शन हो गया। उसके बाद ये हो गया सेंटर का। सेंटर में सीधा आपको यहाँ पे स्टेट का लोगे तो सेंटर का ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो वो खाली आपको सिलेक्ट ही करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आए वो। ठीक है, अब नहीं हो रही है फाइल, अब देखते हैं। चलो, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आगे से आ गया। अब नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइजिस जैसे देख बोला था ना मैंने, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आपको डालना है कौन सा नेचर, मतलब खुद का है, कंसेंटेड है, लीज्ड है, या रेंटेड है, या शेड है, या फिर इसके अलावा कुछ और है। अगर ये मेरा ऑफिस मेरा खुद का है तो मैं यहाँ पे लूंगा ऑन। फिर आपको यहाँ पे उसका प्रूफ डालना है, तो लाइट बिल है, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट मतलब इंडेक्स कॉपी वगैरह हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट, ये सब आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता हूँ। फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। तो पहले आपको ध्यान ये रखना है, अगर मैंने ऑन लिया है ना, तो ऑन के अंदर आपको देखना है खास कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो उस पे ओनर यानी कि प्रोप्राइटर का नाम ही होना चाहिए। अगर ये नाम यहाँ पे ये मेरा नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो नोटिस निकालेगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा। और लाइट बिल देना है आपको तो लेटेस्ट देना है, जैसे कि देखो ये मैं नवंबर का लास्ट मंथ का ही दे रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ से मैंने ये अपलोड कर दिया। फाइल अभी नहीं खुली। देखो ये कटक सब आ गए, बस ये पीडीएफ खुल गया। सीधा आपको यहाँ से कंट्रोल F करना है और जो भी एरिया है वो आपको यहाँ पे डालना है। मैंने डाल दिया निकोल, तो निकोल देखो ये कौन से घटक में आ गया, 20 में, तो वो मुझे 20 सिलेक्ट करना था। ठीक है, ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। बिल हो गया डाउनलोड, यहाँ पे अपलोड हो गया। अब और भी आपको कुछ देना तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर बिल में कोई अलग नाम आ रहा है तो उसके लिए आप कुछ और डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड करके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे उसकी साइज देखो यहाँ पे चेंज होती जा रही है। ये 1 MB में करना है डाउनलोड, सॉरी अपलोड यहाँ पे 1 MB में करना है। और ये आप लाइट बिल लोगे तो 500 के भी हो गया, इसके साथ ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट पीडीएफ या जेपीजी में ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते आगे, बिजनेस एक्टिविटी क्या कर रही है मुझे, तो ये सारी एक्टिविटी है, जैसे वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इंपोर्ट, बराबर, ऑफिस है, तो हम यहाँ पे ऑफिस लेंगे हमारे बिजनेस के हिसाब से, या फिर आप खाली सप्लायर ऑफ सर्विस है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अलग कोई बिजनेस है, एडिशनल प्लेस, तो आपको ये यस करना है, अगर नहीं है तो उसको नो रखना है। देखो इसके बाद का स्टेप जो है ना वो कौन सा, ये है, बराबर। अगर है आपको तो यस करना है, नहीं है तो इसको नो रख के आगे बढ़ना है। तो इसके सीधा कहाँ पे आ गया, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आ गया है, सर्विसेज में आ गया, ये ऑप्शन बंद हो गया हमारे लिए। बराबर। डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस, यहाँ पे आपको देखो एड न्यू नहीं आ रहा है, उसको एड न्यू करने के लिए आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पे यस करके आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा। देखो एक दो जितने भी प्लेस है वो आपको डालना है, एड न्यू करोगे तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। आ गया, बराबर। अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे वाला जो हमारा प्रिंसिपल प्लेस था यहाँ पे इसको बंद करना है और आगे बढ़ जाना है। तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विस के अंदर। तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे सर्विसेज लेंगे, और हम सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन सा है, अकाउंटिंग और टैक्स कंसल्टिंग की। तो यहाँ पे आपको एसएससी सर्च करना है, एसएससी फॉर अकाउंटिंग सर्विस। देखो आता है 9982, बराबर। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 9982 लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज।
ऐसे मैक्सिमम यहाँ पे आप 5 एसएससी डाल सकते हो, गुड्स और सर्विस दोनों के, गुड्स के भी 5 और सर्विसेज के भी 5। वो आपको गूगल से सर्च करके या फिर जो साइट है सीबीआईसी जीएसटी की खुद की, वहां पे आप देख सकते हैं। बराबर, मैंने अभी एक ही रखा है यहाँ पे, आप 5 तक डाल सकते हो। फिर ये जो है वो कंपलसरी नहीं है, जैसे कि आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, ईसी नंबर, पीईसी नंबर, जो गुमास्ता धारा सब कुछ हम बोलते हैं ना, वो एक्साइज नंबर, वो सब ये कंपलसरी, देखो यहाँ पे रेड डॉट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अगर है आपके पास देना चाहते हो तो दे सकते हैं। लास्ट वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट, आधार ऑथेंटिफिकेशन में ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे यस आ गया, क्योंकि मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पे नो आएगा और साइट वेरिफिकेशन कंपलसरी होगा। अगर मुझे 7 दिन में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो मेरा आधार पैन लिंक होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे यस रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, बराबर, तो देखो ये यहाँ पे ई केवाईसी डॉक्यूमेंट भी मांगेगा, वो आधार नंबर भी मांगेगा, सब कुछ मांगेगा। मतलब ये कंपलसरी जैसा ही है। अगर मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सब हो गया, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेव। लास्ट पेज आ गया, देखो 100% मैंने यहाँ पे सबमिट सब कुछ कर दिया। फिर इसको टिक करके मुझे यहाँ पे ऑथोरिटी सिग्नेटरी जो भी आपने डाला होगा उसका नाम इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लेस जो भी है वो डालना है और इसको सबमिट विथ ईबीसी करना है। जैसे ही सबमिट ईबीसी करेंगे हम, तो एक ईबीसी मतलब एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, एप्लीकेशन हमारी चली जाएगी प्रॉपर ऑफिसर के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है वो। बराबर है, तो ये एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब ऑफिसर के पास से बाकी की जो प्रोसेस है वो मैंने बताई आपको। आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए लिंक आएगी, तो लिंक कैसे आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है मेरी? ईमेल आईडी मेरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, आउटलुक वाला? हेलो, चलिए। तो ये हो गई हमारी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फिर प्रॉपर ऑफिसर के अगेंस्ट जो भी नोटिस आती है तो उसका कैसे रिप्लाई करना है, तरीके से नोटिस आती है, आधार वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, वो सारा पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कैसे मतलब हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और किस तरीके से डिपार्टमेंट हमें कम्युनिकेट करता है कि रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में हमारे पूरा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा वो। ओके, थैंक यू।